वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा की जा रही है। कहा जा रहा है किसान और कारोबारी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे। किसानों को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब खाद नहीं दे रहे थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि कारोबारी अफराद को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब आप चीनी बाहर भेज रहे थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो 15 दिसंबर को G77 चीन की वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ारजा के दौरे से न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में कसीरुल जहती और दो तरफा मसरूफियात शामिल हैं। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग जारी। बलूचिस्तान के 32 अजला में यूनियन काउंसिल्स, म्यूनिसिपल कमेटियों और म्यूनिसिपल कारपोरेशनों की खवातीन, किसानों, मजदूरों और गैर मुस्लिमों की मजमूई तौर पर 4788 मखसूस नशिस्तों में से 2310 नशिस्तों पर आज इंतखाब हो रहा है। 1734 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि 744 नशिस्तें खाली हैं। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। एमंड फील्ड रेफरेंस में नैब ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत चैलेंज न करने का फैसला कर लिया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत हतमी फैसला करार देते हुए नैब ने दोनों की बरियत को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। नैब रावलपिंडी ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत के खिलाफ अपीलें न करने का तहरीरी ऑर्डर जारी भी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि बाबा डिफॉल्ट तो इमरान खान है। जब मैं वजीर खजाना था तो मुश्किल फैसले किए। मिफ्ता इस्माइल ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान ने असल में पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ धकेला। इन्होंने बताया कि मैंने जब भी इकदाम किए वजीर आजम की मर्जी से किए। मैं ओपन मार्केट पर यकीन रखता हूं, इसहाक डार यकीन नहीं रखते। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि तनाज़ात से थक चुके, हम दूसरों के तनाज़ात का हिस्सा बनना नहीं चाहते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि यूक्रेन से हमदर्दी है, लेकिन पाकिस्तान के अपने बहुत से दाखिली और इलाकाई मसाइल हैं। पाकिस्तान जानता है कि तबाही क्या होती है। हम किसी और तवील जंग में शामिल नहीं होना चाहते। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आइन की रूह से कौमी असम्बली मुकम्मल है। कानून साजी करना असम्बली का इस्तेहकाक है, जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अपने एक ट्विटर पैगाम में ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खाली होने वाली नशिस्तों पर इन ज़िमनी इंतखाबात हो चुके। पीटीआई वाले तनख्वाहें लेने के बावजूद असम्बली की कार्रवाई में शरीक नहीं होते। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा ईस्टर प्रेस ने कहा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ माशी इदाद-ओ-शुमार को असर-ए-नौ मुकर्रर करना होगा। अपने एक बयान में नुमाइंदा IMF ईस्टर प्रेस ने कहा कि पाकिस्तान से नौवीं जायजा के लिए मुस्बत बातचीत चल रही है। सैलाब के बाद पाकिस्तान के माशी आउटलुक का असर-ए-नौ जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान को मुख्तलिफ माशी इदाद-ओ-शुमार को असर-ए-नौ मुकर्रर करना होगा। ईस्टर प्रेस ने कहा, पाकिस्तान को मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और खसारे को कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का असर-ए-नौ जायजा लेना होगा। डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। ओगरा ने आइंदा 15 रोज के लिए कीमतों से मुतल्लिक वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। गुज़िश्ता 15 दिनों में आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। बर्न्ट ऑयल मार्केट में तेल की कीमत कम होकर $76 फी बैरल तक रही। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की उड़ान का सफर जारी। अमरीकी डॉलर मजीद महंगा। इंटर बैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होने के बाद 224 रुपए 80 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत इंटर बैंक में 5 पैसे कमी हुई। मुल्क भर में
मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। कौमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के 5,702 टेस्ट किए गए, जिनमें से 14 मरीजों में आलमी वबा की तशखीस हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.25% रही। अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लूसेल स्टेडियम में खेले गए मैच के पहले हाफ में अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने 34वें और जुलियान लिवारेस ने 39वें मिनट में गोल करके अपनी टीम की पोजीशन मुस्तहकम की। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान लोगों को उकसाने की कोशिश कर रही हैं। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा की जा रही है। कहा जा रहा है किसान और कारोबारी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे, किसानों को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब खाद नहीं दे रहे थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि कारोबारी अफराद को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब आप चीनी बाहर भेज रहे थे। सलाह मुतासरीन के पास तो आप जा नहीं सके, खुदारा होश के नाखुन लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशी टीम का हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत माशी टीम का इजलास कुछ देर में होगा, जिसमें हुकूमती माशी टीम शहबाज शरीफ को मुल्क की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। इजलास में वज़ीर खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, FBR हुक्काम शरीक होंगे, जबकि इजलास में वज़ीर आज़म को कर्जों की वापसी और दीगर अमूर पर आगाह किया जाएगा। माशी टीम वज़ीर आज़म को ज़र मुबादला के ज़खायर समेत डॉलर की कदर पर ब्रीफिंग देगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माशी टीम को अहम हिदायत भी देंगे। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए आज पोलिंग हो रही है। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान के 32 अजला में यूनियन काउंसिल्स, म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल कारपोरेशनों की खवातीन, किसानों, मजदूरों और गैर मुस्लिमों की मजमूई तौर पर 4,788 मखसूस नशिस्तों में से 2,310 नशिस्तों पर आज इंतखाब हो रहा है। 1,734 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि 744 नशिस्तें खाली हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 32 अजला में मखसूस नशिस्तों के इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 610 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा ईस्टर प्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ माशी इदाद-ओ-शुमार को असर-ए-नो मुकर्रर करना होगा। अपने एक बयान में नुमाइंदा IMF ईस्टर प्रेस ने कहा कि पाकिस्तान से नौवीं जायजा के लिए मस्बत बातचीत चल रही है। सैलाब के बाद पाकिस्तान के माशी आउटलुक का असर-ए-नो जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान को मुख्तलिफ माशी इदाद-ओ-शुमार को असर-ए-नो मुकर्रर करना होगा। ईस्टर प्रेस ने कहा कि पाकिस्तान को मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और खसारे को कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का असर-ए-नो जायजा लेना होगा। डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। पाकिस्तान को 7वीं और 8वीं जायजा के लिए मुख्तलिफ अहदाफ को मुकम्मल करना है। तवानाई की इस्लाहात पर 7वीं और 8वीं जायजा के लिए तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। नुमाइंदा IMF का मजीद कहना था कि पाकिस्तान से बातचीत जारी रखना चाहते हैं। सलाम मुतासरीन की इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर जरूरियात का एहसास है। पाकिस्तान से सलाम मुतासरीन की रिलीफ के लिए पॉलिसीज पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी अदायगियों के लिए फाइनेंसिंग को मलहूज़ खातिर रखना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिका के एक हफ्ते के सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। दफ्तर ख़ारजा हुक्काम के मुताबिक बिलावल भुट्टो 15 दिसंबर को G77 चीन की वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ारजा के दौरे में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में कसीरुल जहती और 2 तरफा मसरूफियात शामिल हैं। बिलावल भुट्टो 15 दिसंबर को न्यूयॉर्क में G77 और चीन की वजारती कॉन्फ्रेंस की मेजबानी और सदारत करेंगे।
کانفرنس کے ایجنڈے میں کورونا وائرس اور آب و ہوا کی وجہ سے پیدا ہونے والی آفات پر بحث شامل ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی برگت سے الجھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی برگت حتمی فیصلہ قرار دیتے ہوئے نیب نے دونوں کی برگت کو درست تسلیم کر لیا۔ نیب راولپنڈی نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی برگت کے خلاف اپیلیں نہ کرنے کا تحریری آرڈر جاری بھی کر دیا۔ ڈی جی نیب راولپنڈی فرمان اللہ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی برگت کے خلاف اپیلیں نہ کرنے کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر خزانہ اور سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ملک میں ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے، معیشت کو سیاست سے الگ کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ کورونا وبا کی وجہ سے بہت سے ملکوں نے ٹیکس ریٹ میں اضافہ کیا، ہمارے پاس بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریٹ بڑھانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ایف بی آر کے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی مکمل حمایت کرتا ہوں، بعد صنعتی شعبوں میں ٹیکس کی رپورٹنگ کا ایشو بھی ہے۔ پاکستان کو ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ 5 سال قبل ہم کہاں تھے اور اب کہاں ہیں۔ گزشتہ 4 سالوں میں اکنامک مینجمنٹ مکمل طور پر ناکام رہی۔ 4 سالوں میں قرضے 30 خرب سے 54 خرب تک پہنچ گئے۔ دنیا کے متعدد بڑے ممالک کا قرض ٹو جی ڈی پی پاکستان سے کہیں زیادہ ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی واپسی تک ملک میں ڈیفالٹ کا خطرہ رہے گا۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ آئی ایم ایف نہ آیا تو دیگر مالیاتی ادارے بھی قرض نہیں دیں گے، دوست ملکوں کے پیسوں سے عارضی ریلیف مل جائے گا۔ انہوں نے تجویز دی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی عالمی قیمتوں میں کمی ٹیکس بڑھانے کے لیے استعمال کی جائے، جبکہ گیس مہنگی کرنا بھی لازمی ہے۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ 22 لاکھ میں سے صرف 30,000 دکاندار ٹیکس دیتے ہیں، پاکستان کو امیروں پر ٹیکس لگانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے سیاسی ورثہ داؤ پر لگا کر ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت نے الیکشن نہیں کرائے، عبوری سیٹ اپ کی طرف جا سکتے ہیں۔ مسلسل شکست کے بعد حکومت الیکشن کرانے کو تیار نہیں۔ انتخابات کرانے کے 2 ہی راستے ہیں، آرمی چیف وزیر اعظم کو فون کریں یا اسٹیبلشمنٹ حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت انتخابات کرانے میں سنجیدہ نہیں، حکومت کشمیر الیکشن میں شکست کے بعد عام انتخابات کرانے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ حکومت عبوری سیٹ اپ کی طرف تو جا سکتی ہے لیکن عام انتخابات کی طرف نہیں۔ عبوری سیٹ اپ کے لیے آپ کوشاں ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو کب وطن واپس آنا چاہیے، اس بارے میں مسلم لیگ نون میں مختلف آراء موجود ہے۔ تاہم نواز شریف وزیر اعظم شہباز شریف اسحاق ڈار اور بعد دیگر افراد کے گرین سگنل کے منتظر ہیں۔ پارٹی کے اعلیٰ ذرائع کہتے ہیں کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں تو پھر نواز شریف فوری طور پر وطن واپس آ جائیں گے اور انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ نواز شریف کی واپسی کے بارے میں پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، نہ ہی کسی پارٹی کی اعلیٰ سطح پر اس پر غور و خوض کے لیے کوئی مشاورتی میٹنگ ہوئی۔ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ وطن واپس آنے کا تمام تر حتمی فیصلہ نواز شریف خود کریں گے۔ عام رائے یہ ہے کہ وہ جنوری 2023 میں واپس آئیں گے، ان کے ساتھ مریم نواز بھی ہوں گی۔ تاہم پارٹی میں کچھ ایسے نظریات کے حامل ارکان بھی موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ واپسی کے ٹائمنگ کا بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ آئین کی روح سے قومی اسمبلی مکمل ہے، قانون سازی کرنا اسمبلی کا استحقاق ہے جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی خالی ہونے والی نشستوں پر ضمنی انتخابات ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی والے تنخواہیں لینے کے باوجود اسمبلی کی کارروائی میں شریک نہیں ہوتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی ممبر کو اسمبلی کارروائی میں جبراً شریک کرنے کی اکثریت کے باوجود قانون سازی پر قدغن کا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں پر ماضی میں آئی ایم ایف سے 50 روپے لیوی عائد کرنے کی جو کمٹمنٹ کی گئی وہ ہمیں پوری کرنا ہوگی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا ابھی حکومت نے تیل کی قیمتوں میں کوئی سیلز ٹیکس نہیں لگایا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ابھی تک یہ پالیسی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم نہیں کر رہے تو بڑھا بھی نہیں رہے۔ کوشش ہے کہ روس سے 30% رعایت پر تیل مل جائے۔ روس سے سستا تیل خریدنے پر جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے۔ اوگرا نے
آئندہ 15 روز کے لیے قیمتوں سے متعلق ورکنگ پیپر تیار کر لیا۔ گزشتہ 15 دنوں میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ برنٹ آئل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم ہو کر $76 فی بیرل تک رہی۔ حکومت نے عالمی مارکیٹ سے $76 فی بیرل میں تیل خریدا۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق 2 تجاویز تیار کی ہیں۔ عالمی مارکیٹ کے تناسب سے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں $12 فی لیٹر تک کمی کی جا سکتی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں $10 تک کمی کی جا سکتی ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل $15 اور مٹی کا تیل $13 فی لیٹر تک کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی اڑان کا سفر مسلسل جاری ہے۔ آج صبح کاروبار کے آغاز میں امریکی ڈالر مزید مہنگا ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے مہنگا ہونے کے بعد $224.80 کا ہو گیا۔ گزشتہ روز پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت انٹر بینک میں 5 پیسے کمی ہوئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں مستحکم ہو رہی ہے۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر $224.70 پر بند ہوا تھا۔ صدر نان بائی ایسوسی ایشن آفتاب گل نے روٹی کی قیمت میں اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ صدر نان بائی ایسوسی ایشن آفتاب گل کا کہنا ہے بازار میں گندم کی قیمت آئے روز بڑھ رہی ہے۔ 15 کلو کا تھیلا 1400 سے بڑھ کے $1775 کا ہو گیا ہے، جبکہ فائن میدا بوری 8500 سے بڑھ کر 9500 ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گیس بھی نہیں مل رہی، لکڑی اور LPG مہنگی ہے۔ نان بائی ایسوسی ایشن نے روٹی نان کی قیمت بڑھانے کے لیے کل اجلاس طلب کیا ہے۔ آفتاب گل نے بتایا کہ اس وقت روٹی $14 اور نان $22 کا بک رہا ہے۔ نان اور روٹی مزید $2 سے $3 مہنگی ہوگی۔ ملک بھر میں عالمی وبا کرونا وائرس کے کیسز کی شرح میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ قومی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 5702 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 14 مریضوں میں عالمی وبا کی تشخیص ہوئی ہے۔ NHA کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا مثبت کیسز کی شرح 0.25% رہی ہے، جبکہ ملک بھر میں کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ زیارت میں رواں سیزن کی پہلی برفباری کے باعث سردی بڑھ گئی۔ کوئٹہ میں بھی سردی میں اضافہ ہو گیا، گاڑیوں کی شیشوں پر بڑی اوس برف بن گئی۔ اس کے علاوہ کشمیر کی وادی نیلم کے مختلف علاقوں میں 2 روز کے وقفے کے بعد دوبارہ بارش اور برفباری ہوئی، جبکہ خیبر کی بلائی وادی تیرا میں موسم سرما کی پہلی برفباری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ گھروں تک محدود ہو گئے۔ اسکردو اور کلات میں کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ راولہ کوٹ میں -3، کوئٹہ -2 اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خاتون محتسم پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مابین مشاورتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ مشاورتی اجلاس خاتون محتسم پنجاب نبیلہ حاکم خان کی زیر صدارت UN ویمن کے تعاون سے منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر خاتون محتسب خیبر پختونخوا، رخسانہ ناز، UN ویمن کے نمائندگان، KPK اور پنجاب کے متعلقہ افسران موجود تھے۔ قانونی تحریر اور مقالہ جات کو مزید مؤثر، پریکٹیکل اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ اپنی جائیداد کے حق کے حصول سے متعلق خاتون محتسب پنجاب سے رابطہ کرنے والی خواتین میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ خاتون محتسب پنجاب کا کہنا ہے کہ خواتین کے پراپرٹی رائٹ ایکٹ سے متعلق ہر پلیٹ فارم سے میگا کمپین کی اشد ضرورت ہے۔ ممبر پنجاب اسمبلی وائس چیئرمین پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی چودھری فیصل فاروق چیمہ کا کہنا ہے کہ موجودہ معاشی بحران کا حل صرف اور صرف فوری شفاف انتخابات ہیں۔ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ اہل صحافت کو ملک میں سیاسی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سردار محمود ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔
मेंबर पंजाब असम्बली व वाइस चेयरमैन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी चौधरी फैसल फरूख चीमा ने सरगोदा प्रेस क्लब में प्रोग्राम मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मजबूत इत्तेहादी हैं और सरबराह तरीके इंसाफ इमरान खान के हुक्म पर पंजाब असम्बली तहलील करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। हमारे मुल्क में पिछले 6-7 माह से सियासी इंतशार की वजह से मईशत बदहाली का शिकार है। मईशत की बहाली सिर्फ और सिर्फ फौरी आम इंतखाबात करवाना है, क्योंकि सियासी इस्तेकाम के बगैर मईशत बेहतर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हमारी सियासत का बुनियादी मकसद अवाम की खिदमत है और खिदमत का मिशन मरते दम तक जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान दोबारा वजीर आज़म मुंतखब हुए तो वो मुल्क में इंसाफ का निजाम कायम करेंगे। पीटीआई के सरबराह इमरान खान असम्बलियां तहलील करने का फैसला जिले सतह पर मीटिंग के बाद करेंगे। उन्होंने कहा कि DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा में अनवर अली चीमा कार्डियोलॉजी सेंटर के क्याम की मंजूरी हो चुकी है और सरगोदा में 600 बेड्स के टीचिंग अस्पताल के क्याम के लिए PC1 मंजूर हो चुका है। टीचिंग अस्पताल की तमीर का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। इस मौका पर सीनियर नायब सदर शेख मोहम्मद रजवान और जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब मियां मोहसन ने उनका सरगोदा प्रेस क्लब आमद पर शुक्रिया अदा किया और उनके सियासी खिदमात पर उन्हें शील्ड भी पेश की। इस मौका पर सहाफियों की जंग में सालाना वकला बार की इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। जीत के लिए सदारत के उम्मीदवार और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवारों के दरमियान अपनी अपनी दौड़ें जारी हैं। जंग से देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। साल के तरह इस साल भी जंग में वोकला के इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। वोकला बार के सदारत के उम्मीदवार खान अख्तर खान बलोच, मुनीर अहमद खान सदाना और सैयद ज़िया हुसैन काज़मी मद्दे मुकाबिल है। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी की सीट पर राना शेर अली भून, सैयद सब्तैन हुसैन शाह और आफ्ताब रजोका के दरमियान कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को की जा रही है। सदर की सीट पर खान अख्तर खान बलोच और जनरल सेक्रेटरी की सीट पर राना शेर अली भून की वाज़ी कामयाबी नजर आती है। मैं समझता हूँ कि हमारा जो ये वकला का बार है ये सबसे ज्यादा पूरी इदारा है। इसमें हर साल एक बाकायदा जमहूरी अमल में नई काबीना चुनी जाती है। इस वक्त सदारत के लिए 3 उम्मीदवार हैं, जनरल सेक्रेटरी के लिए भी 3 उम्मीदवार मैदान में। तो अख्तर खान साहब को इस वक्त कमोबेश 10 से 11 ग्रुप्स की, जिसमें ये काफी बड़े ग्रुप्स की उन्हें हमायत हासिल है। जमहूरी हुस्न के तहत हर साल बारों में इलेक्शन होते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार जंग में भी इलेक्शन की सरगर्मी अरूज पर है। इसमें प्रेसिडेंट की सीट के लिए 3 वकला जो है कंटेस्ट कर रहे हैं और खान अख्तर खान बाई ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल वकील है और बेशुमार सीनियर वकला समेत और ग्रुप्स उनके साथ हैं। इंशाल्लाह वो जीतेंगे। नए कोर्ट के एहतराम के लिए भरपूर काम करेंगे। हर साल जमहूरी तरीके से संघ भारत काउंसिल के इलेक्शन में एक सदर मुंतखब होता है जो अपने वकला की हर जगह नुमाइंदगी करता नजर आता है। सैलाब से तबाह हाल इलाकों में आज भी लोग मुश्किलात से दो चार हैं। सैलाबी पानी ताहाल मौजूद है। अभी तक मौजूद करोड़ों रुपए का बोसा सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। आइए जानते हैं कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा से। जी अपडेट कीजिएगा। जी मैं नाजरीन को बताता चलूँ, जिस तरह हालिया मानसून जो बारिशें गुजर चुकी हैं, सैलाब जिला सोबतपुर में गुजर चुका है। इंतजामिया और हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से ऐसे ठोस इक़दाम नहीं उठाए गए जिससे लोगों की परेशानियां कम हो सके। ये भूसा मालिकान हैं या मजदूर हैं जो भूसा के पानी को निकालने में अपनी मदद आपके तहत कोशिश तो कर रहे हैं ताकि इनकी लाखों की जो मिल्कियत है वो उनको बचाया जा सके, मगर सैलाब से इनका भूसा मुकम्मल तौर पर तो डूब चुका है। मगर रही सही जो बचा कुचा जो भूसा है उसको निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जिला सोबतपुर के रहायशी हैं, क्या क्या मुश्किलात दरपेश है? पानी अभी तक निकाला गया है या वहीं का वहीं पानी अभी तक मौजूद है? सैलाब के बाद अभी वो तबाहकारी अभी तक मौजूद है। 4 महीने हो चुके हैं सैलाब अभी वहीं पर पानी यहाँ पर ठहरा हुआ है। पानी निकालने का कोई बंदोबस्त माकूल बंदोबस्त अभी तक नहीं किया गया। न डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कर रही है न सूबाई हुकूमत कर रही है। तो पानी जू का तू खड़ा है। अभी देखे करोड़ों का ये भूसा पड़ा हुआ है। ये हमारे मजदूर है, ये आपके सामने रिहायशी इलाके आपके सामने, वो भी पानी में अभी तक डूबे हुए हैं। ये जिला सोबतपुर का हेडक्वार्टर है, ये डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, लेकिन अभी तक ये पानी में डूबा हुआ है। कहा है कि जिला सोबतपुर में पानी अभी तक ताहाल मौजूद है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया हो या हुकूमत बलूचिस्तान के सिर्फ दावे नजर आ रहे हैं मगर अमली काम कुछ भी नहीं है। जिला सोबतपुर 3 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, पानी ताहाल मौजूद है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। भूसा आप देख रहे हैं जो मालिकान है करोड़ों रुपए के। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट सवात के हसीन इलाका मदीन में वाक़या मदीन ट्रोट हिजरी बरआज़म एशिया की सबसे बड़ी ट्रोट हिजरी है जो कि एक सन्नत का दर्जा रखती है।
मगर हालिया सैलाब में ये HDB भी ना बच सकी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोत्तर अली वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अतर बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मध्यन ट्राउट हिचड़ी में खड़ा हूँ, जो कि बरे आज़म एशिया की सबसे बड़ी ट्राउट हिचड़ी है। मध्यन जो कि ट्राउट मछली की एक सनत की हैसियत रखता है, जिसको हुकूमत ने भी बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने की कोशिशें की है, मगर ये हालिया सैलाब में ये हिचड़ी भी नहीं बच सकी और इसका बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है, जिसमें करोड़ों की तादाद से जो इनकी सनत की मछलियाँ थी वो भी दरिया में बह गई हैं। अब अंडा गोशी जारी है। मछलियों के अंडों से बच्चे निकालने के लिए जो वाचर हैं अपनी कोशिशें कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले 21 दिनों में एक बहुत ज़्यादा की तादाद में बच्चे आ जाएंगे ट्राउट मछली के। अनकरीब इन मछलियों की अफजाइश दोबारा होगी और ये इलाका पहले की तरह हसीन नज़र आएगा और पहले की तरह यहाँ पर मछलियाँ भी दस्तयाब हों। जैसा कि आपने देखा है कि अंडों से जो ख़राब अंडे हैं वो अलग किए जा रहे हैं और इन अंडों को मशीन में रख कर इनके बच्चे निकालने की कोशिश भी की जा रही है और इस पे काम भी जारी है। और अनकरीब ये इलाका एक दफ़ा फिर जैसे कि बरे-ए-आज़म एशिया की ये ट्राउट की एक बड़ी सनत है, तो वैसे ही इंशाल्लाह अनकरीब ये फिर बेहतर से बेहतर अंदाज में और इलाके की तरक्की के लिए और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनेगी। इस वक्त तो हालात ये हैं कि सैलाब ने जो तबाही मचाई है वहाँ पर यहाँ पर हर वक्त सयाहों का रश रहता था। कमिश्नर भावलपुर राजा जहांगीर अनवर और डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज बड़ाइच ने एक रोजा खुसूसी शजरकारी मुहिम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 15 दिसंबर को भावलपुर में 24 घंटे के दौरान 95,000 से जायद पौधे तकसीम किए जाएंगे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। पेश है भावलपुर से फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट। कमिश्नर भावलपुर रीजन राजा जहांगीर अनवर और डिप्टी कमिश्नर भावलपुर जाहिद परवेज बड़ाइच ने एक रोजा खुसूसी शजरकारी मुहिम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 15 दिसंबर को भावलपुर में 24 घंटे के दौरान 95,000 से जायद पौधे तकसीम किए जाएंगे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इस रोज़ भावलपुर शहर के 13 मकामात पर 24 घंटे तक शहरी पौधे हासिल कर सकेंगे। एक रोज़ में 30,000 से जायद तलबात आम शहरी सरकारी मुलाजमिन समाजी तंजीमों के नुमाइंदे 95,000 से जायद पौधे लगाने की मुहिम में शरीक होंगे। कमिश्नर भावलपुर रीजन राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि अब तक इंडिया के इलाके उत्तर प्रदेश में 76,000 पौधे की तकसीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिससे भावलपुर के नौजवान और मुख्तलिफ इदारों समाजी तंजीमों की काविशों से 95,000 की तादाद के आलमी रिकॉर्ड से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि तालिब इल्म अब्दुल्ला तंजीम, मोहम्मद हुसैन खान, हैदर अली, इनके 90 साथियों की टीम इस शजरकारी मुहिम का और इसमें बता दूं कि ये कोई घरेलू काम नहीं है, क्योंकि अल्लाह जो पौधा लेगा उसकी पिक्चर की जाएगी और वो अपलोड की जाएगी करेगा और फिर रियल टाइम में जब ये सारी कंसल्टेशन हो जाएगी हम इसको भिजवा देंगे और वो 5 से 7 दिन के अंदर उसको प्रोसेस करेंगे और वो फैसला करेंगे कि क्या ये वाकई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि नहीं। तो दे बी मॉनिटरिंग अस वर्चुअली मतलब ये कि वो फिजिकली यहाँ मौजूद नहीं होंगे, बट अब मैं क्विकली आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्टेशन सड़क के अलॉन्ग द रोड गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज में बनेगा, हुसैनी चौक में बनेगा और फिर IUB बगदाद कैंपस के इनसाइड भी बनेगा। मेरा नाम तनसीब, आज यहाँ मौजूद हैं कमिश्नर ऑफिस के अंदर मीटिंग थी, तो हम 15 दिसंबर को एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की अटैम्प्ट कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, लार्जेस्ट डोनेशन ऑफ सैपलिंग्स विद इन 24 आवर्स। इंडिया ने 2019 में एक रिकॉर्ड कायम किया था जिसमें उन्होंने 24 घंटे के अंदर 76,000 की तकरीबन प्लांट्स जो थे वो डोनेट किए थे। हम उस रिकॉर्ड को बीट कर रहे हैं 15 दिसंबर 2022 को भावलपुर पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। SHO ओल्ड अनारकली वसीम गुज्जर ने इलाके में हवाई फायरिंग और दहशतगर्दी की अलामत समझ जाने वाले खुरम बर्फ वाले को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। देखें, SHO ओल्ड अनारकली वसीम गुज्जर की मेहनत रंग ले आई। वही छलावा जिसका नाम खुरम गुज्जर था, जो कि फायरिंग करके गायब हो जाता था। SHO ने जो है वो अपनी टीम जो है वो उसके हमरा ग्रेड करके उसको गिरफ्तार कर लिया है। खलील ASI जो SHO के हमरा मौजूद था, जिनको मुखबिर खास की जानिब से इतला मिली कि आपके इलाके में फायरिंग करने वाला मुलजिम जो है वो इस वक्त निस्बत जो है वो इलाका के पास जो है वो बैठा हुआ है, और वहीं पर पुलिस ने जब रेड किया तो मुलजिम के कब्जा से जिंदा गोलियां और पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है। जिस तरह से 2 रोज से पुलिस जो है वो इसको तलाश कर रही थी और इसकी गिरफ्तारी का हुक्म भी जो है वो खासकर SP सिविल लाइन अवैध शफीक ने दिया था। मुलजिम के हवाले से मैं बताता चलूं कि ये
फूड स्ट्रीट में जो है वो फायरिंग करके फरार हो जाता था और पुलिस इसको तलाश करती थी। तकरीबन ये अरसा दराज से फायरिंग करता था, लेकिन वसीम गुजर जैसा SHO जो है वो इससे पहले कभी तैनात नहीं थाना नारकली में हुआ, जिसने जो है वो मुलजिम की रैकी की और उसको गिरफ्तार किया। जबकि जब मेरी SHO से बात हुई थी तो उसने बड़ा वाज़ेह कहा था ये फायरिंग जो है वो अवाम पर या हवाई फायरिंग नहीं की गई, बल्कि ये फायरिंग SHO ओल्ड नारकली पर की गई है, वर्दी वालों पर की गई है। क्योंकि कोई भी जो बदमाश इलाका में फायरिंग करता है वो ना सिर्फ इलाका में फायरिंग करता है बल्कि पुलिस पार्टी पर वो फायरिंग होती है, जिस पर SHO ने उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ 13-20-65 नाजायज असला रखने का और हवाई फायरिंग करने का मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। और SP सिविल लाइन की जानिब से SHO को नकदी इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। ऐसे जिस तरह से DIG ऑपरेशन की जानिब से भी मीटिंग्स की जाती है कि इलाका में गुंडागर्दी बदमाशी बिल्कुल नहीं होने देंगे, तो उसी पर जो है वो DIG ऑपरेशन की जानिब से भी जो है वो खुरम गुजर की गिरफ्तारी का जो है वो टास्क दिया गया था। क्योंकि कोहिनूर न्यूज ने इसकी खबर को ब्रेक किया था, जिस पर DIG ऑपरेशन ने भी इसका नोटिस लेते हुए SHO को कहा था कि 24 घंटों में मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई जानी चाहिए। तो उसी पर जो है वो खुरम गुजर को असला समेत गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसको हवालात में बंद कर दिया गया है। जी वसीम साबिर, आपने तफसील आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अल-खिदमत फाउंडेशन वीमन विंग की जानिब से मीडिया हाउस के ताल्लुक रखने वाली खवातीन को सिंध, बलोचिस्तान, सक्खर, जाफराबाद, नसीराबाद का दौरा करवाया गया। दौरे की क़यादत अल-खिदमत फाउंडेशन वीमन विंग की जनरल सेक्रेटरी सुमैया सुलेमान और असिस्टेंट सेक्रेटरी फौजिया उस्मान ने की। टीम मेंबर्स के साथ खवातीन सहाफ़ियों को सिंध और बलोचिस्तान सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करवाया गया, जिसका मकसद इन इलाकों में अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से होने वाली सरगर्मियों से आगाही देना था। खवातीन सहाफ़ियों की जानिब से सैलाब से मुतासरा लोगों से बातचीत की और उनकी मिसाइल सुने, जबकि खवातीन सहाफ़ियों ने सैलाब ज़दा इलाकों के मौजूदा हालात को कैमरे की आंख में बंद किया, ताकि हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर इन बेबस और लाचार लोगों की आवाज़ ऐवानों तक पहुंचाई जा सके। अल-खिदमत फाउंडेशन वीमन विंग के तहत जाने वाली सहाफ़ियों में आमना उस्मान, किरण रुबाब, ज़ुल्फ़िशा नकवी समेत दीगर शामिल थीं। गलियात में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, सियाहों की बड़ी तादाद अयूबिया, नथिया गली और ठंडियानी में दाखिल। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। तफसीलात हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद गलियात में बर्फबारी के बाद सियाहों की बड़ी तादाद ने अयूबिया, नथिया गली, खानसपुर और ठंडियानी का रुख कर लिया। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी देखने के लिए सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा से सियाहों की बड़ी तादाद गलियात में दाखिल हो चुकी और सियाह बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बर्फबारी के बायस खानसपुर, ढूंगा गली, नथिया गली और मशकपुरी में सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से अवामुन्नास के रोजमर्रा के मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन और तलबा और तलिबात को अपने इदारों तक पहुँचने के लिए दुश्वारी का सामना है। जिले इंतजामिया ने तमाम मुतलका महकमाजात, शहरियों और गलियात आने वाले सियाहों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए हैं। सियाह सफर के दौरान अपने साथ खाने पीने की अशिया, ड्राई फ्रूट, बिस्किट वगैरह और पानी अपने साथ जरूर रखें और सर्दियों से बचने के लिए सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही जाहिर पीर में मुख्तलिफ जगहों पर गर्म बिस्तरों के स्टॉल लगा दिए गए, जहां पर हर किस्म की तैयार शुदा रजाइयां मिलती हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एक स्टॉल पर मौजूद है, इन्हीं से तफसीलात लेते हैं। जी आसिफ इकबाल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कौमी शाहराह ज़ाहिर पीर में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है जगह जगह रजाइयों के स्टॉल लग चुके हैं। इस हवाले से हमारी दुकानदार हजरात से बात हुई, उनका कहना था कि इन रजाइयों से इलाका मकीनों समेत कौमी शाहराह पर चलने वाले मुसाफिर हजरात भी मुस्तफिद होते हैं, वो इधर से रजाइयाँ लेके जाते हैं। दूसरी जानब उनका बताना था कि इलाका मकीनों के लिए ख़ास तौर पर जो मजदूर तबका लोग हैं उनके लिए एक रोज़गार का सिलसिला बना हुआ है, क्योंकि हम उन्हीं से जो है रजाइयाँ वगैरह तैयार करवाते हैं और इधर स्टॉल पे रखते हैं। दूसरी जानब हमारी शहरियों से बात हुई, उनका बताना था कि इससे पहले जो है घरेलू खवातीन को जो है रजाइयों के हसूल के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो खुद रजाइयाँ तैयार करते हैं। अब जो है बनी बनाई मयारी रजाइयाँ उनको मिल जाती हैं। अब उनके लिए जो है ये
अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हम जिन्स परस्तों की शादी के बिल पर दस्तखत कर दिए। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस के साउथ हॉल में हम जिन्स परस्तों की शादी के बिल पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें हजारों अफराद शरीक हुए। इस मौके पर जो बाइडन ने बिल पर दस्तखत किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर जो बाइडन ने अमेरिकी हम जिन्स शादी के कानून को अहम कदम करार दिया है। खबर रसा एजेंसी का कहना है कि रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट शादी के हक की जमानत नहीं देता। एक्ट के तहत रियासतों को अपने खतूत पर हम जिन्स शादियों को तस्लीम करना है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के पहले सेमीफाइनल में मेसी की अर्जेंटीना को क्रोएशिया को 3-0 से शिकस्त देकर छठी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। ओसल स्टेडियम में खेले गए मैच के पहले हाफ में अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने 34वें और जुलियान अल्वारेज ने 39वें मिनट में गोल करके अपनी टीम की पोजीशन मुस्तहकम की। मेसी का ये वर्ल्ड कप फुटबॉल में मजबूरी तौर पर 11वां गोल था। वो अपने मुल्क की जानिब से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इन्होंने साबिक खिलाड़ी बेस्टोटा का रिकॉर्ड तोड़ा है। मैच के दूसरे हाफ में भी कप्तान मेसी के शानदार पास की बदौलत जुलियान अल्वारेज ने 59वें मिनट में एक और गोल करके अर्जेंटीना की कामयाबी को यकीनी बनाया था। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने वाली मराकश टीम के स्टार फुटबॉलर हकीम जिच ने इवेंट के दौरान मिलने वाली $3,25,000 गरीब लोगों में बांट दिए। मराकश से ताल्लुक रखने वाले एक लिखाड़ी खानदान खालिद बेदन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए सिलसिलावार ट्वीट्स में लिखा है कि हकीम जिच 2015 से मराकश के लिए फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन इन्होंने $1 भी नहीं लिया। खालिद बेदून का कहना है कि हकीम जिच अपनी तनख्वाह आबाई इलाके मराकश के गरीब लोगों और अपनी टीम के अमले में तकसीम कर देते हैं। मराकश पुर्तगाल को हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अरब और अफ्रीकी टीम है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।